नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार अर्थशास्त्र के लिए कक्षा 10 हेतु मैं आज आपके प्रथम पाठ का खंड बी लेकर आया हूं। और इस प्रथम पाठ में जैसा कि आपके पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, मैंने कहा है इसका खंड बी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर मैंने दिखा दिया है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, इसी पर मेरे पूरे क्लास का फोकस होगा। अर्थव्यवस्था के यहाँ 3 प्रकार हैं जो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों को आप स्क्रीन पर साफ तौर पे देख सकते हैं। अब इसी पर पूरे क्लास आगे बढ़ते जाएगी। अब इसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ खंड बी में अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है, यानी ये चैप्टर 2 पार्ट में हम यहाँ लेके चल रहे हैं। खंड बी में पूरा चैप्टर, ध्यान देंगे, खंड बी में पूरा ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक पार्ट अर्थव्यवस्था की संरचना है और दूसरा पार्ट है विकास एवं वृद्धि, और विकास एवं वृद्धि में अंतर भी आगे दिखाया जाएगा। तो जैसे कि अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम आते हैं, तो संरचना के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें 3 क्षेत्र हमने पहले ही फिगर के द्वारा दिखा दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले हमको ये एक सामान्य समझ बनानी होगी कि अर्थव्यवस्था क्या है, जो पिछले कक्षा में पढ़े थे कि तमाम आर्थिक क्रियाओं का योग है जो हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए समाज में करते हैं। और वो क्रियाएं क्या है, तो इसके अंदर कोई खेती करता है, कोई उद्योग चलाता है, कोई व्यापार चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, कोई परिवहन चलाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी क्रियाएं जितने भी सम्मिलित रूप से हैं समाज के डेवलपमेंट और व्यक्ति के डेवलपमेंट पर, यानी चाहे हम व्यापक दृष्टिकोण रखें चाहे सूक्ष्म दृष्टिकोण रखें, हर दृष्टिकोण से जितने भी कार्य किए जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए, उन सबों का सम्मिलित योग अर्थव्यवस्था होता है। और इस संरचना के आधार पर अगर इन सबों को, जैसे यहां पर मैंने दिया है कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, तो इन सभी को अगर संरचना के आधार पर हम ग्रुप में बांटते हैं तो 3 ग्रुप आते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ग्रुप है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा ग्रुप है तृतीयक क्षेत्र, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें इसको देखिए, हमने ये इस तरह से दिखला दिया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, तो कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, यानी मूल रूप से आप दिमाग में ज्यादा अगर नहीं रह पाता हो तो इतना रखिए कि कृषि एवं कृषि से जुड़े जितने भी पेशे हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। दूसरा क्षेत्र निश्चित तौर पे विकास की अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो हम इतिहास में इस बात को डिटेल से पढ़ चुके हैं कि पशुपालन व्यवस्था से समाज कृषि व्यवस्था में गया, कृषि व्यवस्था से उद्योग व्यवस्था में आता है। यानी कृषि से जो बचतें प्राप्त होती है और कृषि में उत्पादन के तरीके बदलते हैं, तो तरीके बदलने से तकनीक का आविष्कार होता है और बचत से पूंजी का निर्माण, और इन दोनों के सम्मिश्रण का प्रभाव होता है कि उद्योग का डेवलपमेंट होता है, और यह उद्योग ही द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अब यह द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग है, निर्माण है और गैस एवं बिजली है, ये सब तकनीक और बचत पर आधारित है। ये ध्यान देना होगा। यहाँ बिना तकनीक एवं बचत के हम उद्योग नहीं चला सकते हैं, निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, एवं गैस एवं बिजली की जो है हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ उद्योग में हमारे सामने देखने में ही मिलते हैं। हम ये कभी नहीं सोचे कि ये चैप्टर के रूप में पढ़ना है और बहुत बड़ी बात है। अगर ये सोच के पढ़िएगा तो हमेशा हार्ड लगेगा। आप ये देखिए कि आपके अगल बगल जहां पर भी रहते हैं उस जगह के शहर और गांव में क्या आपको मिल रहा है। तो आपके 4 तरह के उद्योग यहां देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कुटीर उद्योग जो घर में चलता है, छोटे छोटे उद्योग हैं। दूसरा लघु उद्योग जो थोड़ी सी पूंजी से व्यापक पैमाने पर संचालित की जाती है, छोटे जगहों पे ही। तीसरा है मध्यम उद्योग, ये बड़ा उद्योग ही एक तरह से होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, इसमें सीमितता होती है। और बड़े उद्योग जिसमें बहुत बड़े बड़े शहर के बाहर सुदूर क्षेत्रों में प्लांट होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि टाटा स्टील इंडस्ट्री या और उस तरह के उद्योग, ये सब बड़े उद्योग के अंदर आएंगे। तृतीय क्षेत्र जो है इसमें, उसमें अब इसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र के अंदर बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं आते हैं। ध्यान देना है, 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, और उद्योग 4 तरह के हैं, कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े।
यहां पर मैं इसका डिटेल्स नहीं बता रहा हूं कि कुटीर किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं, बड़े किसे कहते हैं। बस इतना ही है कि यहां कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। तृतीय क्षेत्र में जो है ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जब डेवलप करता है तब तृतीय क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा कृषि के दम पर उद्योग यानी तकनीक और बचत के दम पर उद्योग जब ये विकसित होता है तो उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगती है, और उत्पादन जब बड़े पैमाने पर होने लगती है तो उत्पादन का वितरण देश के अंदर और देश के बाहर होने लगता है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बढ़ जाता है। और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। उन समस्याओं के निदान हेतु एक तीसरा क्षेत्र डेवलप होता है जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, उसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, जिससे हमारे यहाँ चावल काफी मात्रा में उत्पादन होता है। उद्योग क्षेत्र में मान लेते हैं कि हमारे यहाँ चमड़े से बने सामान काफी मात्रा में उत्पादन होता है। अब हम इसको देश के अंदर भी बेचते हैं, देश के बाहर भी बेचते हैं। तो देश के बाहर बेचते हैं या देश के अंदर बेचते हैं तो उसके लिए परिवहन व्यवस्था चाहिए, संचार व्यवस्था चाहिए। ये सारी परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सबों की व्यवस्था जो हो रही है, इसमें कोई डायरेक्ट वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इन उत्पादित वस्तुओं का ही सही निष्पादन किया जाता है। तो ये जो इनके दम पर ये सारे इनको निष्पादित करने के लिए जो सारी व्यवस्था की गई है, इसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी सर्विस देते हैं। फिर इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये दोनों क्षेत्रों का डेवलपमेंट के लिए भी सेवा क्षेत्र उत्तरदायी है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, अगर इन चीजों का विकास नहीं होगा तो ये दोनों क्षेत्र भी जितनी वृद्धि इन दोनों क्षेत्रों में होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम देखिए, यहां फिगर से हमने दिखा दिया है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए सब कृषिगत उत्पादन और पशुपालन वगैरह है। द्वितीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं उद्योग में बने सामान है और विनिर्माण है। तृतीय क्षेत्र में आप परिवहन देख सकते हैं, डाक तार देख सकते हैं, टेलीफोन देख सकते हैं। ये परिवहन क्षेत्र में है जो सेवा से जुड़े हुए हैं। ये सारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। अब इसमें है क्या, यहां नीचे दिया हुआ है प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है, विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित करता है और अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये अन्य क्षेत्रों के विकास के कारण उत्पन्न भी होता है और अन्य क्षेत्रों के विकास में ये मदद भी पहुंचाता है। इसके बिना आगे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यदि शिक्षा का विकास नहीं होगा तो इन्वेंशन नहीं होगा, इन्वेंशन नहीं होगा तो नई तकनीक नहीं आएगी, नई तकनीक नहीं आएगी तो औद्योगिक और कृषिगत ढांचों में जो है सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है विभिन्न वर्षों का। आपके बुक में 2013-14 तक के आंकड़े दिया है, मैंने इसमें करंट डाला है 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। आप ये ध्यान दीजिए कि यहां एक अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ एक नई मतलब हम कहें कि एक निष्कर्ष, महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। और निष्कर्ष क्या है ये ध्यान दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के आंकड़े को 1901 में देख रहे हैं जब अंग्रेजी शासन काल था। तो उस समय क्या था, तो हमारा कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 64% यानी 53.6% आ रहा था प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग से सिर्फ 12.7% आ रहा था और सर्विस सेक्टर से 23.7%। 1947 में जब हम आजाद हुए उस समय प्राथमिक क्षेत्र थोड़ा सा घटा है, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 58.7 यानी 59%, तो मामूली 4 या 5% की कमी आई। उद्योग क्षेत्र में भी कोई खास अंतर नहीं आया, 2 से 2.5% ग्रोथ यहां अधिक दिखाई दे रहा है, 14.3% योगदान है। तृतीय क्षेत्र भी थोड़े से अंतरों के साथ, यानी हम कहें कि 1901 से 1947 में इन तीनों के राष्ट्रीय आय में योगदान के ढांचा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 1947 में जब हमारी अपनी सरकार बनी और लोकतंत्रवादी और कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ, तो उसके आधार पर देश में कृषि और उद्योग प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखा गया। और उन 2 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखने के बाद कृषि और उद्योग में तेजी से उत्पादन बढ़ना शुरू कर दिया और 70 के दशक आते आते हरित क्रांति के दम पर कृषि में उत्पादन और तेजी से। मैंने पहले ही कहा है कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक चाहिए और साथ साथ जब उत्पादन उन नई तकनीक के दम पर बढ़ जाता है तो बचत होती है और बचत के कारण इंडस्ट्री भी डेवलप करना शुरू कर जाता है। तो पूरी स्थिति में परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन क्या है ये आपको देख के आश्चर्यजनक लगेगा।
यहां पर देखिए 2025 में कृषि से जहां 1947 में लगभग 59% योगदान आता था राष्ट्रीय आय में, 2025 में मात्र 17% आ रहा है। और द्वितीय क्षेत्र से 14% वो बढ़कर डबल हो गया 28%। लेकिन बिल्कुल आश्चर्यजनक वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है तृतीय क्षेत्र में, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये 27% से बढ़कर के 55% हो जा रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जब आगे बढ़ता है, किसी भी देश का आर्थिक विकास जब आगे बढ़ता है, तो राष्ट्रीय आय के कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घटता जाता है और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। जो देश जितना ज्यादा डेवलप करता है वहां सर्विस सेक्टर का हिस्सा उतना ही मजबूत होता है। जैसे पश्चिम के विकसित देश में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 70% से ऊपर रहता है। अभी भारत वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पहुंचने के करीब है 55%, कहीं कहीं आंकड़े में 57% भी दिखाया जा रहा है। आंकड़ों में 1-2% का अंतर पड़ता है, जो है आईएमएफ का रिपोर्ट कुछ होता है, आरबीआई का कुछ होता है, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ होता है, 1-2% में अंतर आता है। लेकिन मोटे तौर पे देखना है कि ये 55% पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों के डेवलपमेंट होने पर ही इसका डेवलपमेंट होता है, और ये दोनों जितना तेजी से डेवलपमेंट करते हैं इसका आकार बढ़ता जाता है। लेकिन एक आश्चर्य आपको और आ रहा होगा, क्योंकि आप 10th के छात्र हैं, अभी सोच का स्तर उतने ऊंचे स्तर पर नहीं गई है। इस कारण आपको लग रहा होगा कि तक कृषि में हरास हो गया, यहां 58% दे रहा था, यहां 17% दे रहा है। तो क्या कृषि से आय कम गई? नहीं, यह प्रतिशत के रूप में कमी है, राशि के रूप में नहीं। यह ध्यान देना है, क्योंकि यहां 58% आ रहा है तब जब कृषि से इनकम सिर्फ 100 रुपए थी। 100 में 58 रुपया राष्ट्रीय आय, यहां 58% तब आ रहा है जब राष्ट्रीय आय सिर्फ 100 रुपए थी और 100 रुपए में 58 रुपए कृषि से आता था। लेकिन अब हमारी राष्ट्रीय आय 1 लाख रुपए हो गई, उसमें 17% है। तो 1 लाख का 17% आप सोच सकते हैं कि कितना होगा, वो 17,000 हो जाए। आप यहां देखिए सिर्फ 58 रुपए आ रहे थे 100 रुपए के राष्ट्रीय आय में, और यहां 17,000 रुपए आ रहे हैं। यानी अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन टोटल देश के राष्ट्रीय आय में भी पहले के तुलना में बहुत काफी बढ़ोतरी हुई है। मूलधन बड़ा हो गया है, इसके कारण उसका छोटा परसेंटेज भी पहले से बड़ा हो गया है। एक और निष्कर्ष यहां है, ये देखिए 48% से ऊपर आबादी ये भी कृषि पर निर्भर है, कहीं 45 भी दे रहा है। फिर भी हमको ये मान के चलना है कि शेष 52% आबादी जो कृषि पर निर्भर, कृषि के अलावे अन्य उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर पे है, वो कुल मिलाकर के अगर इनको आप जोड़िएगा तो 8, 5, 13, 5, 2, 7, 1, 8, 83% राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं। यानी 48% आबादी सिर्फ राष्ट्रीय आय में 17% योगदान दे रहे हैं। लेकिन इस 48% के अलावे जो शेष 52% पॉपुलेशन है जो कृषि से अलग है, वो 83% योगदान दे रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी कृषि पर अत्यधिक बोझ है जनसंख्या के अनुपात में, क्योंकि आधी जनसंख्या सिर्फ 17% और शेष आधी जनसंख्या 83% दे रहे हैं। आप यहां से फिगर को उठाइए, देखिए ये यही बता रहा है कि कृषि का हिस्सा घटता जा रहा है कुल राष्ट्रीय आय में और सर्विस का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि देश तरक्की पर है और कृषि पर जो अतिरिक्त बोझ है वो सर्विस सेक्टर बढ़ने पर यहां इंप्लॉयमेंट में आ रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में योगदान इसका बढ़ता चला जा रहा है। चले, इसमें हम नीचे जो बात मैंने बोला उसी का निष्कर्ष के रूप में रख दिया हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घटता जाता है तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय सेक्टर 224 ये आर्थिक सर्वेक्षण से आया है। अब इसी को मैंने यहां पे वेन डायग्राम से आपको दिखाया है, जिसमें ये देखिए दिखाया है 17.7%, ये एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का 27.6% और सर्विस का 54.7%। इसको हम 18 लेके चल सकते हैं। ये जो है आप 27 से 28 में रखिए, ये 55% हमारा सर्विस सेक्टर में आ रहा है। अब ये ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था, ये था अर्थव्यवस्था की संरचना की स्थिति, यानी क्षेत्र के आधार पर यहां जो आप देख रहे थे, ये ध्यान दीजिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने क्षेत्रों में रखा गया है। तो उस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 3 क्षेत्र में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब पूरे वर्ल्ड में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो कितने तरह की है, इसको देखना है।
तो पूरे वर्ल्ड में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो तीन तरह के हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जाहिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो शुरू से परंपरागत अर्थव्यवस्थाएं चलती आ रही है उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था माने। 1917 के रूसी क्रांति के बाद जो अर्थव्यवस्था दुनिया में देखने को मिली कई देशों में वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। और जब तीसरी दुनिया के देशों का उदय हुआ तो एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था उन लोगों ने अपनाई जो न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से और न समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, बल्कि इन दोनों को मेल से थी। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा ज्यादा करते हैं कि तीसरी दुनिया के देश यानी भारत वगैरह मिश्रितवादी प्रणाली अपनाया शुरुआत में, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि के उपरांत जर्मनी पर जो हर्जाना थोपा गया और उसके बाद जो पूरे विश्व में मंदी की स्थिति आई जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी धराशायी होने लगी, लेकिन उसी समय 1930 में रूस जो साम्यवादी तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा था वहां मंदी का असर न के बराबर रहा। वो तेजी से ग्रोथ करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। वर्ल्ड के तमाम अर्थशास्त्री ये सोचने को विवश हो गए कि हां आखिर रूस की इकोनॉमी में कौन सा मंत्र है कि वो उसकी इकोनॉमी पर मंदी का असर नहीं पड़ रहा है और अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी धराशायी हो रही है। उसी समय 1930 में केन्स जो अब तक क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के पोषक थे यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक थे, पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, और वो एडम स्मिथ और जेवी से के नियमों को मानते थे, उसी को वो रेफरेंस में रखते थे। 1930 तक उन्होंने दो किताबें लिखी थी, ए ट्रीटाइज ऑन मनी और ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। दोनों में जेवी से के बाजार नियम को उन्होंने जो बाजार नियम को सपोर्ट किया, लेकिन 1930 के बाद उनके दिमाग में परिवर्तन हुआ और उन्हें लगा कि यह परंपरागत नियम में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, क्लासिकल अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। और 1936 में दुनिया की सबसे विख्यात अर्थशास्त्र की पुस्तक उन्होंने लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी सामान्य सिद्धांत, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इंटरेस्ट सूद और मनी मुद्रा, यानी रोजगार सूद और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, यह सामान्य रूप से जनरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इस किताब में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि अर्थव्यवस्था निर्बाध रूप से सही ढंग से नहीं चल सकती। यानी एडम स्मिथ और जेवी से ने जो जिस बात को रखा था लेसेज फेयर सिद्धांत को कि अगर व्यापार एवं वाणिज्य को तरक्की करना है तो अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक है, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन केन्स ने इसी बात को कहा कि नहीं, हस्तक्षेप जरूरी है। आप हस्तक्षेप करके लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दीजिए जिससे जनता में क्रय शक्ति बढ़े, और क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ने से उद्योग का मुनाफा बढ़ेगा, और तब जब मुनाफा बढ़ेगा तो निजी उद्यमी स्वयं उत्साहित होकर के फिर पूंजी लगाना शुरू कर देंगे। अभी मंदी है, एक्सेस प्रोडक्शन है, अभी कोई भी निजी निवेशक पूंजी नहीं लगाएंगे। ऐसी अवस्था में सरकार ही पूंजी लगाए, यानी सरकार की भूमिका आ गई 1936 में। उन्होंने फ्रेडरिक रूजवेल्ट को पत्र लिखा, उस पत्र का नाम न्यू डील पॉलिसी था। उसमें इस बात की चर्चा की और जो उन्होंने उपाय सुझाए, रूजवेल्ट ने उन उपायों को शामिल किया और तब अमेरिका मंदी के दलदल से निकली। यानी सिर्फ भारत ही नहीं, चीन ही नहीं, अफ्रीकन कंट्री ही नहीं, अमेरिका भी यह सोचने को विवश हो गया कि हां, प्योर पूंजीवादी पैटर्न की इकोनॉमी अकेले नहीं चल सकती है, लेसेज फेयर का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है, अतः निश्चित तौर पे मिक्स्ड इकोनॉमी प्रणाली अपनाई जाए। अंतर सिर्फ इतना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के में समाजवाद और पूंजीवाद का अनुपात कितना होगा, यह भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि 2014 के पहले भारत में 60% समाजवादी, 40% पूंजीवादी, अमेरिका में 70% पूंजीवाद, 30% समाजवादी, तो वहीं चीन में 80% समाजवादी, 20% पूंजीवादी। आज के भारत में दोनों को 50-50 मान के चले, 50% पूंजीवादी, 50% समाजवादी, क्योंकि लोक कल्याणकारी कार्य तो चल ही रहे हैं। खैर, अब हम इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपके सिलेबस के बाउंड्री लाइन को भी मैंने यहां क्रॉस किया है, लेकिन उम्मीद है कि जो मैंने कहा है इसके आधार पर आपकी समझ इस तीनों प्रकार की व्यवस्था के लिए अच्छी बनेगी। यहां पर देखिए कि तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्वामित्व रहता है,
यानी उत्पादन के साधनों और संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। जब उत्पादन के साधन और संसाधनों पर निजी अधिकार होगा तो कोई भी उद्यमी या कोई भी जो है साहसी कोई भी काम करेगा तो निजी लाभ के लिए, यानी यह लाभ की प्रेरणा से संचालित होती है और बाजार नियम इसमें काम करता है। मैंने नीचे लिख दिया है, बाजार नियम द्वारा संचालित होती है, यानी ये पूर्णतः मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यानी उत्पादक ये देखता है कि किस वस्तु की मांग है, उसी के आधार पर हम पूर्ति करें ताकि हमें ऊंचा से ऊंचा मूल्य मिले और अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक वस्तुएं बिके, पर यूनिट मेरा लाभ या एग्रीगेट लाभ मैक्सिमम हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था ठीक इसका उल्टा हो जाता है। जहां यह लाभ पर आधारित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याण पर आधारित है, यानी जनता का कल्याण मैक्सिमम हो। संपूर्ण संचालन सरकार के हाथ में, क्योंकि निजी व्यक्ति कल्याण पर ध्यान नहीं देगा, उसे लाभ चाहिए और वो लाभ कमाने के चक्कर में गलत प्रकार की हुई वस्तुओं को मार्केट में बेच सकता है, जिससे जनता में कल्याण ही नहीं भयंकर अकल्याण की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसी अवस्था में संपूर्ण व्यवस्था पर सरकार नियंत्रण करता है और यह बाजार नियम द्वारा संचालित नहीं होता है, बल्कि संसाधनों का आवंटन से लेकर संचालन तक करने के लिए सरकार एक नियोजन प्राधिकार बनाता है और वही तय करता है कि कौन से संसाधन को कहां पर लगाया जाए ताकि उत्पादन का वितरण इस ढंग से हो जिससे लोग जनता को मैक्सिमम कल्याण मिले। यानी वस्तुएं कौन सी उत्पादित होगी, कैसी उत्पादित होगी, किसके लिए उत्पादित होगी और कितनी मात्रा में उत्पादित होगी, ये निर्णय सिर्फ सरकार लेती है। और निर्णय लेने के लिए जो सरकार प्राधिकार गठन करती है उसको हम कहते हैं केंद्रीय नियोजन प्राधिकार, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और उसके द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। अब चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था इस दोनों का मिश्रण है, यह अंशतः पूंजीवादी और अंशतः समाजवादी है, अतः यह दोनों काम करेंगे, बाजार नियम और योजना दोनों का मिश्रण रहेगा। यानी यह केंद्रीय नियोजन प्राधिकार भी रहेंगे और बाजार नियम लाभ प्रेरित अर्थव्यवस्था भी रहेगी। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह ये सब सरकार चलाती है, जो उसका पहले योजना विभाग चलाती थी, योजना आयोग चलाती थी। आज की डेट में वही काम नीति आयोग या विभिन्न विभाग संचालित करते हैं, सरकारी विभाग संचालित करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि निजी उद्यमी भी बहुत सारे हैं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन सबों का भी मार्केट में जबरदस्त पकड़ है। यानी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं यहां चल रही है। अब अगर हम इनकी परिभाषा देखें, परिभाषा के रूप में ध्यान दें तो ये यहां पर देखना होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे किसे। जो बातें मैंने आपको समझाई है अक्षर सब वही इसमें डाला हुआ है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, यही मैंने कहा था, तथा इन साधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है और संचालित किसके द्वारा, बाजार नियम द्वारा। मेरी भाषा में आप लिखिए या मत लिखिए, भाव यही आ जाना चाहिए। यानी तीन टर्म है। टर्म क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन, उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होता है, पहला टर्म, क्योंकि उत्पादन आप कितना करेंगे यह निर्भर करता है कि आपके पास उत्पादन के साधन कितने हैं, तो उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो। दूसरा, इन साधनों का उपयोग किसके लिए किया जाए, तो निजी लाभ के लिए। और तीसरा, ये निजी लाभ कब मिलेगा, जब मांग के अनुसार पूर्ति एडजस्ट होगा, यानी बाजार नियम से संचालित। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये ध्यान दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन किसके द्वारा होगा, सरकार या समाज के द्वारा, जिसका प्रयोग कर हुआ अधिकतम सामाजिक कल्याण। वहां लाभ नहीं, पूंजीवादी में लाभ, यहां क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। समस्त साधनों का प्रयोग कौन करेगा, बाजार नियम से नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय नियोजन प्राधिकार करेगा, जिसको सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण दोनों का ले लीजिए। पूंजीवादी का उदाहरण में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि है, और समाजवादी में सबसे फेमस राष्ट्र पूर्व सोवियत संघ, इसके बाद चीन, क्यूबा आदि है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का हो, मैंने दिया है, पहले भी आपने पढ़ा, समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है। इसके तहत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व अंशतः निजी, अंशतः सरकार, यानी यहां बाजार नियम और योजना दोनों द्वारा संचालित होता है। अब इसका उदाहरण भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि आप कंट्री को रख सकते हैं। अधिकांश देश इसी प्रणाली में है और हम तो मानते हैं कि लगभग सभी देशों में मिश्रितवादी प्रणाली है। परसेंटेज का अंतर है, किसी में 10% समाजवाद, 90% पूंजीवाद, किसी में 90% समाजवाद, 10% पूंजीवाद, 50-50, 40-60, कोई भी रेशियो हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था का विकास क्या है,
यहां ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अर्थव्यवस्था के विकास को जो है सामान्य संदर्भ में यही कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। लेकिन यह परिभाषा एक तरह से गणितीय परिभाषा हो रही है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था की विकास अगर निगेटिव होती है तो वो माइनस गिनाएगा, और अगर पॉजिटिव होती है तो प्लस होगा। हमारा ध्यान हमेशा अर्थव्यवस्था के विकास पर धनात्मक ही होता है। अब यहां देखिए, ये जो है इसके धनात्मक वृद्धि के आधार पर कई लोग, कई अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब समझते हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जैसे यहां प्रोफेसर मेयर ने परिभाषा दी है, उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। यानी प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। कहने का मतलब है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को हम कैसे परीक्षण करेंगे? तो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर हम देखें कि वर्ल्ड में 3 रैंक है, और यह विश्व बैंक रिपोर्ट के आधार पर होता है। विश्व बैंक ये आंकड़े जारी करते हैं। 3 प्रकार के देश, कौन कौन? पहला है पिछड़ा देश, दूसरा है विकासशील देश, और तीसरा है विकसित देश। जो 2026 में विभाजित किया है इसकी श्रेणियां, उसमें पिछड़ा देश किसको कहेंगे? तो उसके लिए डॉलर में प्रति व्यक्ति आय को उसने दिखाया है। डॉलर में कितना है? $1135 या उससे कम जिस देश की प्रति व्यक्ति आय हो वो पिछड़ा देश है। विकासशील देश 1136 से $13,935 तक, 1136 से $13,935 तक प्रति व्यक्ति आय जिस देश की हो उसे हम क्या कहेंगे? विकासशील देश कहेंगे। तो भारत की कितनी है प्रति व्यक्ति आय? मोटे तौर पर डे ये थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है। $2800, निश्चित तौर पे $2800 आएगा 1136 से 13,935 के बीच में। तो भारत एक विकासशील देश है, न पिछड़ा देश है, न विकसित देश है। अब विकसित देश 13,936 से अधिक, यानी 13,936 या उससे अधिक डॉलर इनकम है तो उसको हम क्या कहेंगे? विकसित देश। ये आपको याद रखना होगा। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, यह आर्थिक विकास के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय के आर्थिक विकास सूचकांक के संदर्भ में अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषा दी है। और अन्य अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी है उसमें प्रोफेसर रोस्टोव एक परिभाषा देते हैं, और वो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध। इस परिभाषा को बारीकी से समझना होगा। यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्या कहते हैं, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर, यानी कितने लोगों को काम मिल रहा है, जनसंख्या वृद्धि कितनी रेट से हो रही है, और उसमें कितने लोग काम करने वाले बढ़ रहे हैं। एक तरह से यह रोजगार से पर आधारित परिभाषा है। यानी इनका कहना है कि आर्थिक विकास हम तभी मानेंगे जब जनसंख्या में जितना श्रम शक्ति पैदा हो रहा है उन श्रम शक्तियों को रोजगार मिलते चला जा रहा हो। अब कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। समस्त क्षेत्र में, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जो ये है संरचना के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके अलावा कल्याण या जो भी है सब में विकास और वृद्धि दृष्टिगोचर होना चाहिए, सब में वृद्धि आना चाहिए। अब इन परिभाषाओं से भिन्न भिन्न मत निकल रहे हैं, और इन मतों के आधार पर एक निष्कर्ष निकल रहा है कि इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अंतर है। आर्थिक वृद्धि अलग चीज है और आर्थिक विकास अलग चीज है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अब ये देखिए, अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने नई धारणा के आधार पर आय में वृद्धि को आर्थिक ग्रोथ कहा है, यानी आय में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो आर्थिक वृद्धि है, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। लेकिन विकास, इसे ये चहुमुखी विकास है। और चहुमुखी विकास क्या है ये ध्यान दीजिए। आय में वृद्धि तो हो रहा है, वो तो इसमें इंक्लूड होगा ही, ये तो पहला चीज है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का वितरण सही ढंग से हो, हर किसी के पास उसका हिस्सा जाना चाहिए। नागरिकों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार हो, सिर्फ आय ही नहीं बढ़े। जैसे ऐसा हो सकता है कि किसी देश में 10 नागरिक हो और 10 नागरिक में एक नागरिक की संपत्ति $1 अरब हो और बाकी का 0 हो, तो औसत में तो कुछ ना कुछ अच्छी ही राशि आ जाएगी ना। इसका मतलब उस देश के सारे नागरिक ऊंचे जीवन स्तर तो नहीं जी रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम इसको
जो है विकास नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यानी वृद्धि कर सकते हैं। तो सबके जीवन स्तर में सुधार होनी चाहिए, आर्थिक कल्याण होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य इन सबों में बेहतरीन सुधार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, न कोई बहुत ज्यादा अमीर हो और न कोई बहुत ज्यादा गरीब हो। क्योंकि यह भी ध्यान देना है कि जनता यदि आर्थिक असमानता के लपेटे में आएगी तो अधिकांश जनता गरीब होगी और अधिकांश जनता ही उत्पादकों का क्रेता है। अगर उनके पास में क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो उत्पादकों का उत्पादन बिक नहीं पाएगा और देश मंदी की अवस्था में आती जाएगी। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। अतः आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, रोजगार आदि सभी क्षेत्र में चहुमुखी वृद्धि होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि तात्पर्य यह है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास प्रक्रिया का एकमात्र अंग है। यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसे आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। वह सिर्फ आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसका सिर्फ एक अंग है, जिसको हमने पहले पॉइंट में रखा है। अब इस आधार पर श्रीमती उर्सुला हिक्स ने एक रिजल्ट दिया है कि बेहतर हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द का प्रयोग आप विकसित देशों के लिए करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग आप पिछड़े और विकासशील मुल्कों के लिए करें। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस आर्थिक वृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस आर्थिक विकास। तो वो कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि अमीर देशों के लिए उपयुक्त शब्द है और आर्थिक विकास गरीब देशों के लिए, क्योंकि अमीर देश में सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध हो जाती है, अब उनको सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है। अतः उसके लिए वो प्रति व्यक्ति आय को स्थिर दर से बढ़ाते रहने की कोशिश सिर्फ करते हैं। लेकिन गरीब देश में उपभोग की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तो इसके लिए वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है। अब समावेशी विकास से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। समावेशी विकास किसको कहते हैं? तो समावेशी विकास का साधारण अर्थ यही होगा कि विकास की प्रक्रिया में जो विकास का परिणाम है वो देश की जनता के प्रत्येक भाग तक पहुंचे, कोई उससे बचा हुआ नहीं रह जाए। उसी चीज को मैंने यहां रख दिया। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, सब वर्ग, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, सारे वर्गों के पास यह विकास का लाभ पहुंचना चाहिए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास ये 2 नंबर में पूछ सकता है। सतत विकास क्या है? सतत विकास हुआ है कि आज जो हम विकास कर रहे हैं वो कितना टिकाऊ, क्या हम विकास की प्रक्रिया में भावी पीढ़ियों के लिए खतरा तो नहीं ना पैदा कर रहे हैं? जैसे पर्यावरण में असंतुलन, खनिज संपदाओं को विनष्ट करना। आज हम तो अपने लिए स्वार्थ में डेवलपमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन कल जब मेरा जनरेशन डेवलपमेंट करने के लिए चलेगा तो शायद वो ढंग से नहीं कर पाएगा। एक पहले मैं टीवी में ऐड देखता था, उसमें देखता था कि जो है रेलवे क्रॉसिंग पर जब क्रॉसिंग के फाटक लगे हुए थे तो एक कार में एक बाप और बेटा बैठा हुआ है। कार का इंजन चालू करके पिता छोड़ देता है, बेटा उस इंजन को बंद कर देता है। छोटा बच्चा है, बंद कर देता है। पिता उसकी ओर ताकता है, कहता है पिताजी मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ो। यानी बेमतलब के पेट्रोल क्यों बर्बाद कर रहे हैं, भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ो। और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे यहां की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग 2 जन खाने के लिए तरसता था। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा 200 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भी नहीं थी ढंग से, और उस परिस्थिति में हम अनाज कनाडा अमेरिका से मंगाते थे। सड़े हुए गेहूं के लिए हम काफी मूल्य देते थे, और मूल्य क्या हम देते थे? अपने खनिज पदार्थ। हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा अगर इसी तरह खनिज के बदले हम अनाज मंगवाते रहेंगे तो मेरे भावी पीढ़ियों के लिए खनिज नहीं रहेगा। अतः निश्चित तौर पर पहले कृषि में डेवलपमेंट किया जाए, हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने, ताकि लाचारी में, भूख से बड़ा लाचारी कुछ नहीं होता है, ताकि इस लाचारी को मिटाने के लिए हम भावी पीढ़ियों के विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे। और उन्होंने खेती में बढ़ावा देने का प्रयास किया, जो 70 के दशक तक आते आते पूर्णतः कंप्लीट हो पाया। मोटे अनाज में भारत आत्मनिर्भर हुआ, और साथ में सेकंड पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े लोहे एवं इस्पात उद्योग राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर भी स्थापित की, ताकि आगे के जनरेशन के लिए रहे। कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसी विकास पद्धति को अपनाएं जो टिकाऊ रहे। वही चीज मैंने यहां दिया है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भावी पीढ़ियों के विकास का भी ध्यान इस प्रकार रखा जाता है ताकि वर्तमान के विकास हेतु भावी संभावनाओं की कोई क्षति नहीं हो।
हम भावी पीढ़ी के लिए कोई क्षति नहीं करें। जैसे खनिज, पर्यावरण, जल प्रदूषण आदि का संतुलन बनाए रखना, ये सब हम ठीक ठाक छोड़े। इस विकास को ही हम टिकाऊ विकास कहते हैं और पोषणीय विकास भी कहते हैं। इस शब्द से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो पोषणीय विकास सतत विकास प्रक्रिया ही है और टिकाऊ विकास भी। अब क्लास के अंत में आपके लिए मैंने कुछ गृह कार्य छोड़ा है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? मैंने पहले ही कहा, कृषि प्राथमिक, उद्योग द्वितीय, सेवा तृतीय। आंसर भी मैंने ऐसे नीचे दे दिया है। 1947 में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था? तो ये ध्यान दीजिए, 63 पॉइंट, मैंने 64 कहा था पढ़ाते वक्त। उसके बाद 2 लघु उत्तर ये है, अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर कितने भागों में रखा गया है? संरचना के आधार पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रकार के आधार पर विश्व में कितने तरह की अर्थव्यवस्था है? संरचना के आधार पर क्या होगा? सोचिए, संरचना के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्रकार के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रितवादी। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका पूरा डिटेल्स इसमें है। मैंने इस तरह से आपका यह स्लाइड ही बनाया है कि आपको नोट्स का काम आ जाए पूरे तरह, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं यहां बोला तो अभी तो आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सुन के सब कुछ समझ लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। तो फिर उसको जो गूगल ड्राइव पर आप निकालिएगा तो उसका नोट्स आएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें, जिस पर काफी मैंने चर्चा कर दी है। धन्यवाद, अगले क्लास तक के लिए।